वेलकम डियर ऑल। आज के इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इसका कंसेप्ट जानेंगे और मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक फार्मूला भी ड्राइव करेंगे। कुछ एग्जांपल्स लेंगे बहुत अच्छे अच्छे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर बेस्ड। कंपैरेटिव क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में और साथ में ये क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है, इसको मैं पूरा सॉल्व करवाऊँगा इस क्वेश्चन को। सो कम ऑन लेट अस स्टार्ट। कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जानने से पहले ज़रा इस एनिमेशन को देखते हैं। इसमें एक मैग्नेट है और ये कुछ आयरन की कीज़ हैं। व्हाट इज़ हैपनिंग टू देम? ये सारी की सारी इसकी तरफ अट्रैक्ट होके पास में आती हैं। कम ऑन लेट अस सी व्हाट इज़ हैपनिंग टू दीज चार्जेस। ये दोनों चार्ज अपनी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो आप मुझे डिफरेंस बता सकते हैं दोनों में? जो आपने मैग्नेट को देखा था और इसको देखा था, इसमें डिफरेंस कम ऑन नोट करिए और टेल मी। तो देखिए, हमने पहले एनिमेशन में देखा था कि एक मैग्नेट थी, उसने आयरन फिलिंग्स के ऊपर या आयरन कीज के ऊपर जो है फोर्स लगाई और ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई। और दूसरे एनिमेशन में हमने देखा था कि चार्ज थे वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। अगर ये माइनस का चार्ज है तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होके इस तरह से आ रहे थे। इसका मतलब ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा था, उसी अमाउंट में ये फोर्स लगा रहा था। और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड हमें अच्छी तरह पता है। ये हम मैग्नीट्यूड इसका के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर से देते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये दोनों ही नॉन कॉन्टैक्ट टाइप ऑफ फोर्सेस लगा रहे हैं। सेम वैसे जैसे कि अर्थ होती है और यहाँ पर दूर एक मास लगा होता है, दूर से ही अपनी तरफ इसको खींच लेती है। तो ये नॉन कॉन्टैक्ट टाइप ऑफ फोर्सेस जो जनरेट हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं? तो हमारा मेन कंसेप्ट यहाँ पर निकल के आता है वो ये कि इसके बाहर चारों तरफ एक फील्ड है जिसने इसके ऊपर फोर्स लगा दी है, आयरन फिलिंग के ऊपर, और इस फील्ड को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ के चारों तरफ ऐसा क्या है जिसने इस मास के ऊपर फोर्स लगा दी है? डेफिनेटली ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इसी तरह से इन चार्जेस के चारों तरफ ऐसा क्या है जिसने इन चार्जेस के ऊपर फोर्स लगा दी है? डेफिनेटली दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज के चारों तरफ मौजूद फील्ड है जो कि दूसरे चार्ज के ऊपर अट्रैक्शन या रिपल्शन की फोर्स लगा देती है। अगर ये चार्ज पॉजिटिव लेते तो ये दोनों ही इधर की तरफ जाते। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज के ऊपर फोर्स लगाती है। तो अगर इस चार्ज की बात करें तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रही होगी Q2 के ऊपर। अब इन दोनों की डिसिमिलरिटी के बारे में बात करें जो मैंने आपसे कहा था, यहाँ अगर आप गौर करें तो इसमें आयरन फिलिंग इसकी तरफ जा रहा है जबकि मैग्नेट स्टैटिक है, जबकि इसमें ये दोनों ही मूव कर रहे हैं। ये हमने एनिमेशन में देखा था। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? हम चाहते हैं कि ये जो चार्ज है, कोई भी एक चार्ज इनमें, सपोज करो ये वाला, अपनी जगह पर स्टैटिक रहे। तो ये अपनी जगह पर स्टैटिक कब रहेगा? जब ये वाला चार्ज जो है बहुत छोटा हो जाए, वेरी स्मॉल हो जाए। स्मॉल इन द सेंस इन मैग्नीट्यूड। क्यों? क्योंकि जो F है वो के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर है। अगर हम इस Q2 को बहुत कम कर देते हैं तो ये F भी कम हो जाएगी, और जब ये F कम हो जाएगी तो ये Q1 को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी। तो ध्यान रखिए, हमें ये सिनेरियो मिलेगा कि Q1 जो है वो अपनी जगह पर ही मौजूद रहेगा और Q2 को हमने छोटा करते हुए, अब इसको Q0 लिख देता हूँ मैं, और ऐसी स्थिति में एनिमेशन में देखेंगे, ऐसी स्थिति में इसको ये फोर्स लगाएगी और ये मूव करेगा और ये अपनी जगह पर ही रहेगा। दिस विल नॉट मूव। इस चार्ज को जो कि बहुत छोटा हो जाता है मैग्नीट्यूड में, हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। और इस टेस्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रही है इलेक्ट्रिक फील्ड से, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस चार्ज की होती है उसको हम बोलते हैं सोर्स चार्ज। एनिमेशन में देखते हैं। और अगर हम इस कंसेप्ट को देख चुके हैं टेस्ट चार्ज के को, तो देखिए इसमें टेस्ट चार्ज ही मूव कर रहा है।
जबकि सोर्स चार्ज अपनी जगह पर स्टैटिक है, तो हमने टेस्ट चार्ज को बहुत छोटा कर दिया है, लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0। तो देखो जरा, मैं एक सोर्स चार्ज को बनाता हूँ Q1। अब इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इसका पता कैसे चलेगा? हम एक टेस्ट चार्ज को लेके आएंगे, जैसे ही यहाँ पर टेस्ट चार्ज को रखेंगे तो इसके ऊपर फोर्स लगेगी और ये एकदम से मूव करेगा। तो हम कह देंगे कि इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड थी। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड होगा, हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो किसी भी चार्ज के ऊपर फोर्स लगाती है। कौन से चार्ज के ऊपर? Q नॉट जो चार्ज है इसके ऊपर। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी होती है उसको हम सोर्स चार्ज के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसी की तो फील्ड है जो कि इसके ऊपर फोर्स लगा रही है। अब हम निकालते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला तो हमने पढ़ लिया, E इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू। ये क्यू क्या है? वो चार्ज है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। तो यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड का, अगर हमें फोर्स पता है तो निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। लेकिन सोर्स चार्ज के टर्म्स में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालें? सपोज यहाँ पर एक सोर्स चार्ज रखा हुआ है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालें? तो उसके लिए देखिए क्या करते हैं कि हम यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसकी, तो इस जगह पर अगर सपोज करें हम एक टेस्ट चार्ज को रख दें लाके, और ये टेस्ट चार्ज जैसे ही हमने रखा, यहाँ पर ये दूरी रखी हमने इसकी R, तो देखो यहाँ पर जो फोर्स लगेगी इस टेस्ट चार्ज के ऊपर वो QE तो लगेगी, F इजिकल्स टू Q नॉट E तो लगेगी ही, और दूसरी कूलॉम फोर्स से भी ये फोर्स लगेगी, वो लगेगी Q नॉट ओवर R स्क्वायर। अब अगर यहाँ पर Q नॉट का डिवाइड कर देते हैं तो F अपॉन Q नॉट वो हमें मिलता है KQ ओवर R स्क्वायर, और F अपॉन Q नॉट इस इक्वेशन से देखते हैं वो E के बराबर होता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? E इजिकल्स टू KQ ओवर R स्क्वायर। तो आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो R के साथ में वेरी कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज से R के साथ में वेरी करती है। तो एक फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का ये याद रखना है, और दूसरा सोर्स चार्ज के टर्म्स में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला हमने निकाला है वो ये याद रखना है। ये फॉर्मूले टिप्स पर होने चाहिए। यहाँ पर Q सोर्स चार्ज है और K क्या है? यहाँ पर K 9 × 10⁹ जो कि हमने कूलॉम फोर्स के लिए रखा था, वैक्यूम या एयर के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और R क्या है? R वो दूरी है जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को देखना चाह रहे हैं। तो देखिए इस इक्वेशन को अगर हम गौर से देखते हैं तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q, यानी कि जो चार्ज हमने रखा है Q या Q नॉट, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंडेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि E इक्वल्स टू ओनली KQ ओवर R स्क्वायर। इसमें Q टर्म नहीं मौजूद है, वो Q टर्म तो F अपॉन Q नॉट जो डिवाइड लगा है उसमें चली गई है, तो उससे ये E बना है। तो E इज ओनली, इसको इक्वेशन को देखना है खाली, E इज ओनली डिपेंडेंट ऑन Q बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल q। इट वेरीज विद R, ये R के साथ में वेरी करती है। मीन्स अगर आप R को बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी। कुछ इस तरह से हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। E वर्सेस R का ग्राफ जो है वो इस तरह से हमें नज़र आ जाएगा। और बहुत बार इस ग्राफ को आपसे इस तरह से भी पूछ लेते हैं, E वर्सेस 1/r स्क्वायर अगर लिखा आता है तो ये सीधी स्ट्रेट लाइन हमें नज़र आएगी, क्योंकि E जो है 1/r स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो थोड़ा सा ये हमें याद रखना है, बी वेरी केयरफुल। तो यहाँ R के साथ में E वेरी करती है, R अगर कम होता है तो E इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। अब यहाँ पर एक रिजल्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये कि फॉर सेम R इट इज़ कांस्टेंट। तो इट मीन्स कि अगर यहाँ पर मैं Q बनाऊँ तो यहाँ से सेम R विल एक्वायर ए शेप ऑफ स्फेयर। ये यहाँ पर ये स्फेयर की एक शेप आपको नज़र आएगी। तो ये स्फेरिकल शेप ले लेता है
और इस पूरी स्फीयर पर इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि रेडियस सेम होगी इस सेंटर से, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कांस्टेंट होगी इस पूरे स्फीयर पर, जिसकी रेडियस हमने क्या की हुई है, सेम रखी हुई है। तो यहाँ इससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी बताएंगे। तो ध्यान दें, प्लस चार्ज के लिए इट इज रेडियली आउटवर्ड। यहाँ इस तरह से प्लस चार्ज के लिए ये रेडियली आउटवर्ड होगा। जब इधर स्फीयर की फॉर्म बनेगी ये रेडियली आउटवर्ड होगा। और माइनस अगर चार्ज रखा हुआ है तो माइनस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है रेडियली इनवर्ड होगा। ये थोड़ा सा आप अच्छी तरह से इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा, रेडियली इनवर्ड अंदर की तरफ, माइनस के लिए और प्लस के लिए बाहर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें ये बार बार याद रखना है, आपको ये पॉइंट जरूर याद रखना है बार बार। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि F जो लगती है, जिस चार्ज को हम रखते हैं वो F इज टू क्यू ही लगती है। F भी वेक्टर क्वांटिटी, इसका भी हमें डायरेक्शन देनी है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर हम प्लस चार्ज को लगाते हैं तो इसमें रेडियली आउटवर्ड हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिखानी है। ये रेडियली आउटवर्ड कहीं भी चारों तरफ आप इस तरह से दिखा सकते हैं। अब सपोज करो यहाँ पर इस जगह पर हमने एक चार्ज को रखा। अब ये चार्ज रखा है हमने पॉजिटिव, तो जैसे हमने पॉजिटिव चार्ज रखा है तो इसके ऊपर F कितनी लगेगी, F इज इक्वल्स टू लगेगी Q इंटू ई। और E कैसे कैलकुलेट करेंगे आप यहाँ, E इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, KQ ओवर आर स्क्वायर। यहाँ Q कौन सा रखना है ये देखिएगा, ये वाला। तो यहाँ जैसे ही हमने इस E की वैल्यू निकाली उससे हम F का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, लेकिन F का डायरेक्शन निकालना है। तो ध्यान रखना कि ये चार्ज जो है अगर प्लस का है तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग ही लिखानी है इसकी फोर्स। ये फोर्स की डायरेक्शन आएगी ये। और अगर हम चार्ज को रखते नेगेटिव का, सपोज ये तो प्लस का ही रखा हुआ है हमने, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहाँ पर इस तरह से दिखा दी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। और यहाँ इस जगह पर अगर मैं रख देता हूँ आप एक नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स तो इतनी लगनी है F इज इक्वल्स टू क्यू ई, लेकिन डायरेक्शन कितनी होगी, डायरेक्शन किधर की तरफ होगी, इस एरो के अपोजिट, मीन्स बिल्कुल ये इधर की तरफ, इसकी तरफ खिंचता चला आएगा ये F। इस तरह से हमें ये ध्यान रखनी है। तो आप एक नोट डाल लीजिए, देखिए डायरेक्शन ऑफ फोर्स फॉर नेगेटिव चार्ज इज ऑलवेज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में और फोर्स इस पे ऑलवेज अपोजिट लगेगी अगर ये चार्ज नेगेटिव है। वाइल फॉर पॉजिटिव चार्ज इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में ही फोर्स लगनी है। और दोनों के लिए मैग्नीट्यूड कितना रखना है, F इज इक्वल्स टू क्यू ई, दोनों के लिए मैग्नीट्यूड हमें रखना है। देखिए नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मोर देन वन चार्जेस। एक चार्ज के लिए किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी थी, तो यहाँ पर उसका हमने वैल्यू लिख दी थी कि Q1 ओवर R1 स्क्वायर, अगर ये दूरी R1 मानी हुई है तो। और इसकी डायरेक्शन क्या थी, इसकी डायरेक्शन थी यहाँ पर इस तरह से, इसकी डायरेक्शन अलोंग, ये प्लस से ऑलवेज आउटवर्ड, इस तरह से दे दी थी। अब अगर मान लो एक चार्ज और यहाँ पर लगा दिया जाए Q2, जो कि दूरी है इस पर R2, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो डेफिनेटली E1 तो इतना ही रहेगा, हम इस चार्ज की वजह से निकालेंगे पहले। अब यहाँ E2 इसकी वजह से और निकालना पड़ेगा, तो इसकी डायरेक्शन इधर आएगी कि नहीं आएगी, और इस E2 को हम देंगे कि Q2 ओवर R2 स्क्वायर। अब अगर मान लो तीसरा चार्ज और रख देते हैं हम यहाँ पर, ये तीसरा चार्ज अगर हम रख लेते हैं यहाँ पर, सपोज करो यहाँ Q3, तो यहाँ इससे ये दूरी है मान लो R3, तो यहाँ पर इसकी इस लाइन के अलोंग ही ले जाना है हमें E को, अवे प्लस है इसलिए अवे। तो यहाँ पर E3 कितना हो जाता हमारा, E3 हो जाता हमारा के Q3 ओवर R3 का क्यूब।
तो यहाँ जो नेट ई अब इस पॉइंट पर क्या होगी वो हमें ध्यान रखना है कि जो ई नेट होगी वो वेक्टर सम होगी किनका, इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से जो ई निकल के आई हैं उनका। इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल के आई हैं उनका वेक्टर सम होगी, ध्यान रखिए वेक्टर सम होगी। तो ये इंपॉर्टेंट नोट आप लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। यहाँ वेक्टर सम का मतलब ये क्वेश्चन जो मैं आपको लूंगा उन क्वेश्चंस में आपको दिखाऊंगा कि वेक्टर सम कैसे लेना है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर हमें एल्जेब्रिक सम नहीं लिखना है, इस जगह पर हमें वेक्टर सम यूज करना है। तो ये एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो हमने देखा था कूलॉम्स के लिए, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। अगर आपने वीडियो को लाइक किया है तो प्लीज यू जस्ट गो थ्रू द एग्जाम्पल 1.8। इसमें देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई हुई है, यहाँ पर ये प्लस और यहाँ पर माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज प्लस टू माइनस जाती है। तो हमने इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह से दिखाया हुआ है इसमें, और इधर इसकी वैल्यू जो है ई की इट इज गिवन टू 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन को रखते हैं, तो जैसे हम यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन को इस जगह पर रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो सबसे पहले देख लो चार्ज कितना होगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब जैसे हम इस इलेक्ट्रॉन को रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो देखो हम पहले ही नॉलेज को जानते हैं कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को रखते हैं तो उस पर फोर्स लगती है F = QE। तो इस फोर्स से ये इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ चलने लगेगा। अब इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है इसने, ये ट्रेवल किया है 1.5 सेंटीमीटर, ये 1.5 सेंटीमीटर ट्रेवल हुआ है। क्यों नीचे की तरफ, क्यों? क्योंकि ऑलवेज नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगती है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है ऐसे, तो इस पर नीचे की तरफ फोर्स लगेगी। तो अब सवाल में ये पूछा गया है कि जरा ये बताइए कि इसको कितना टाइम लगने वाला है इतने डिस्टेंस ट्रेवल करने में। तो यहां हम एक इक्वेशन S = ut + ½ AT² का अगर यूज करते हैं तो आप देखिए इसमें S तो हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर, तो यहां हम S को तो लिखेंगे 1.5 सेंटीमीटर। T we have to calculate, A we don't know, और what is U? U क्या होगा? जब हम किसी भी चीज को प्लेस करते हैं, चार्ज को इनिशियली प्लेस किया हो गया तो U कितना होगा इसका? 0। तो यहाँ पर सबसे पहला हमें अगर T निकालना है तो इसमें A को निकाल लेते हैं। अब A कैसे निकले? अगर यहाँ हम गौर से देखें, अगर किसी भी मास को, सपोज करो इलेक्ट्रॉन को, ये यहाँ पर इनिशियली रेस्ट पर रखा हुआ, अगर इसको चलना है तो डेफिनेटली यहाँ से कोई ना कोई एक फोर्स लग रही होगी। इस फोर्स ने इसको चलाया होगा मीन्स A आया होगा इसमें। तो इसका मतलब इसमें MA आया होगा ड्यू टू सम एक्सटर्नल फोर्स। तो आप मुझे यहाँ पे बता सकते हैं कौन सी ड्राइविंग फोर्स है जिसने इसको चलाया है? इफ यू आर सेइंग QE, दैट इज करेक्ट। अगर यहाँ पर E नहीं होती तो ये इलेक्ट्रॉन यहीं कहीं रखा हुआ होता, ये चल नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि चार्ज को सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही चला सकती है, दिस वी नो। तो यहां से हम A की वैल्यू को निकालते हैं। A यहां से आता है QE/m। तो इसमें जरा मैं इन वैल्यूज को पुटअप कर देता हूं। A ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19। E जो है वैल्यू हमें दी होगी है, ये उठा के हमने यहाँ रख दी है, और मास जो इलेक्ट्रॉन को हमें याद होना चाहिए 9.1 × 10⁻31 kg। जब इसको सॉल्व करते हैं तो E कम्स आउट टू बी दिस। अब इस इक्वेशन में हम इस वैल्यू को पुट करते हैं। तो S जो है हमारे पास में 1.5 सेंटीमीटर, इसको मीटर बना के चलेंगे, इज इक्वल्स टू U इज इक्वल्स टू इनिशियली 0 + ½ A की वैल्यू आई हमारी 0.35 × 10⁻16 × T²। ये T वी हैव टू कैलकुलेट, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं और T की वैल्यू को फाइंड करते हैं। सो वी गेट 3 × 10⁻9 सेकेंड। यानी इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ ट्रेवल करने में जो टाइम लगता है वो
इतना लगता है 3 इंटू 10⁻⁻9 सेकेंड। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रोटॉन को इतना ही चलाते तो कितना टाइम लगता। तो देखिए, लेट अस सी फॉर प्रोटॉन। प्रोटॉन को हमें इतना ही चलाना है। अब प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का, तो ये ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग चलेगा। तो इसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज कर लिया और यहाँ पर जैसे ही प्रोटॉन को रखा, तो प्रोटॉन को रखा तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में जाएगा और ये इस तरह से चलेगा। ये भी ऐसे ही चल रहा था, फर्क सिर्फ इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का था। इसमें अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि ये अपोजिट चलता है, नेगेटिव चार्ज ऑलवेज, हमें ध्यान रखना। अपोजिट चार्ज उसी के अलोंग चलता है। और कितना चला है, ये भी 1.5 सेंटीमीटर चला है। तो इसको कितना टाइम लगा, ये इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए भी हम यही इक्वेशन लगाएंगे। बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर ए जो है वो उसका हमें निकालना होगा। तो आइए सबसे पहले ए निकालते हैं। हियर वी गो। तो सबसे पहले हम ड्राइविंग फोर्स को देखेंगे, किस फोर्स ने प्रोटॉन को चलाया है। यानी प्रोटॉन में जो एम ए आया है वो किस फोर्स से आया है, क्यू ई से आया है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन हो जाएगा प्रोटॉन का क्यू ई अपॉन एम पी। मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 10⁻⁻27। ये हमें याद रखना है। और जब इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा नियरली 1.9 इंटू 10⁻12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन निकल के आता है। नाउ विल सर्च फॉर न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन, एस इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और इसमें हम देखेंगे एस जो है कितना ट्रेवल कराया है 1.5 सेंटीमीटर। तो इसको हमने लिख लिया 1.5 इंटू 10⁻⁻2, क्योंकि यहाँ पे रखा है इनिशियली इसका u जो है 0 होगा, तो दिस टर्म 0 हो गई। और हाफ at स्क्वायर में a की वैल्यू उठा के हमने यहाँ पर ये रखी है और यहाँ पे टी स्क्वायर, दिस टी वी हैव टू कैलकुलेट। और इस टी को कैलकुलेट करने के लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन है उसको कर लेते हैं। और जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 10⁻14 होगा, अंदर बाहर निकलेगा 10⁻⁻7 और अंदर जो पार्ट है इसको सॉल्व करके इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो 1.25। तो आंसर हमारा नियरली 1.3 इंटू 10⁻�7 सेकेंड निकल के आता है। ये हमारा प्रोटॉन का टाइम होगा। अब जरा इन टाइम को कंपेयर करते हैं। आप मुझे बता सकते हैं विच वन इज ग्रेटर। तो डेफिनेटली दिस वन इज शॉर्टर, ये बड़ा है। ये 10⁻⁷ है, ये 10⁻⁹ है। तो हम कह सकते हैं टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ऑलवेज स्मॉलर होगा टाइम ऑफ प्रोटॉन से फॉर सेम डिस्टेंस इन सेम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि जो लाइटर पार्टिकल होगा, विच वन इज लाइटर, दिस वन, जो लाइटर पार्टिकल होगा इट विल टेक शॉर्टर टाइम टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस। इसको आप नोट में भी डाल सकते हैं। So here you can write a note that lighter particle takes lesser time to fall through the same distance in same electric field as compared to the heavier particle. अब इस क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है उसको देखते हैं। थर्ड पार्ट में सिचुएशन दी गई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है। अब यहाँ पर हम एक इलेक्ट्रॉन को रखते हैं और इस जगह पर हम एक प्रोटॉन को रखते हैं। अब आपसे पूछा जाता है कि क्या ये फॉल होंगे। तो डेफिनेटली फॉल होंगे। तो इनको ड्राइविंग फोर्स कौन सी होगी, तो डेफिनेटली ड्राइविंग फोर्स होगी इसमें mg। तो यहाँ पर mg इसको ma प्रोवाइड करेगी इलेक्ट्रॉन को, और प्रोटॉन को भी mg ही इसको प्रोवाइड करेगी ma। ये नीचे की तरफ आएगा, ये भी नीचे की तरफ आएगा। इसके ऊपर मास होगा m, मीन्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसके ऊपर मास होगा मास ऑफ प्रोटॉन। अब जब आपसे पूछा जाता है कि इसका टाइम पीरियड निकालें तो इनमें से कौन जल्दी आएगा, तो यू डू इट, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू डू इट योरसेल्फ। लेट मी डू इट। यहाँ इलेक्ट्रॉन के लिए इक्वेशन लगेंगे। एस जो है हमने इसमें सेम लिया होगा 1.5 सेंटीमीटर ट्रेवल कराना है दोनों को ही, और इसमें वैल्यू को पुट करते हैं। यहाँ u इनिशियली 0 होगा, यहाँ u इनिशियली 0 होगा। तो यहाँ वैल्यू को लगाते हैं 1.5 इंटू 10⁻⁻2 इज इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ a इंटू टी स्क्वायर। अब a कितना है इसमें फिल करना है, a इलेक्ट्रॉन के लिए देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये m से m कटेगा। तो यहाँ a को हम क्या फिल करना है, यहाँ पर g फिल करना है। तो यहाँ जैसे ही हम इसको करते हैं 1.5 इंटू 10⁻⁸ इंटू 2 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर।
और जब इन वैल्यूज़ को लगाते हैं, सॉल्व करते हैं, जी की वैल्यू हम 10 ले लेते हैं, तो हेयर टी कम्स आउट टू बी 0.05 सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए। अब इसी तरह से अगर प्रोटॉन के लिए देखते हैं तो एस इजिकल्स टू यहाँ पर लगाते हैं, ये 0 हो जाएगा, प्लस हाफ ए इसका कितना लगाएंगे, अगेन यहाँ पर देखेंगे हम मास ऑफ प्रोटॉन से मास ऑफ प्रोटॉन कट रहा है, तो ए इजिकल्स टू जी लगाते हैं, तो यहाँ भी 10 लगाते हैं, और जब इसको भी सॉल्व करेंगे डिस्टेंस सेम ही है, तो ये भी टी जो प्रोटॉन का आएगा वो भी इजिकल्स टू 0.05 सेकेंड ही आने वाला है। तो इसका मतलब हमने देखा कि फ्री फॉल, इस कंडीशन को बोलते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को दोनों को टाइम सेम लगने वाला है, सेम डिस्टेंस के लिए। क्यों? क्योंकि इनमें जो मासेस जो है इन दोनों के, ये आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं इस इक्वेशन में। तो यहां नोट में हम एक चीज डाल सकते हैं कि अंडर फ्री फॉल both electron and proton takes same time to reach same distance as this time is independent of मास। मास यहाँ पे कट जाता है दिस मास, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अंडर फ्री फॉल में हमें ये ध्यान रखना है, जबकि फ्री फॉल नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में ये जो लाइटर पार्टिकल है वो जल्दी ही आएगा। और अगर मैं आपसे पूछता हूँ एक क्वेश्चन, आपके लिए यहाँ पे ये भी पूछा सकता है कि इनमें से एक्सेलरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में किसका ज्यादा होगा, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो यहाँ अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ एक्सेलरेशन निकल के आता है इलेक्ट्रॉन का ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और प्रोटॉन का निकल के आता है ये। तो कैन यू टेल मी व्हिच वन इज ग्रेटर? डेफिनेटली दिस वन। तो ये नोट भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। ऐसे करने की वजह से ही तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, तभी तो इसको टाइम कम लगा। क्वेश्चन में दो चार्जेस दिए हुए हैं, 10⁻⁻8 और -10⁻⁸ इस जगह पर रखे हुए हैं। इस जगह पर रख लेते हैं 10⁻⁸ का चार्ज, और इस जगह पर रख देते हैं 10⁻⁸ का चार्ज। इसको लिख देते हैं Q1 और इसको लिख लेते हैं Q2। इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.1 मीटर अपार्ट। इन दोनों के बीच की दूरी है 0.1 मीटर अपार्ट। अब इसमें पूछ रहे हैं आपसे कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट पॉइंट A, B एंड C एज शोन इन द फिगर। तो इसमें पॉइंट्स जो बनाए हुए हैं A, B, C में ड्रॉ कर देता हूँ। A पॉइंट है यहाँ पर इस जगह पर, बिल्कुल मीन्स यहाँ से इसका हाफ, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो कितनी निकलने आने वाली है 0.05, और ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी 0.05। ये 0.05 तक कैसे पहुंचे हम, ये बिल्कुल एग्जैक्टली हाफ है इसकी। अब इस पॉइंट पर सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी ये पूछा गया है, ई नेट एट ए। दूसरा इस पार्ट में पूछा गया है इस क्वेश्चन में बी पॉइंट पर बताइए, और बी पॉइंट के लिए मैं फिगर अलग से बना देता हूं। ये देखिए चार्जेस रखे हुए थे हमारे 0.1 मीटर की दूरी पर। अब बी पॉइंट जो क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ, इससे 0.05 मीटर दूरी पर ई बी नेट कितना होगा। और तीसरा भी इसमें एक पार्ट पूछा गया है, तीसरा पार्ट ये पूछा गया है कि इन दोनों के बिल्कुल हाफ से एक लाइन खींचिए, यानी 0.05 से एक सीधी लाइन खींचिए, और इस लाइन पर एक पॉइंट जो कि यहाँ से 0.1 मीटर दूरी पर है और यहाँ से 0.1 मीटर दूरी पर है, इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम अलग अलग पार्ट में करेंगे, और इस क्वेश्चन को करने के लिए जो मेथड है जो हम फॉलो करने वाले हैं, मैं स्प्लिट करके उस मेथड को आपको करूंगा, आप प्लीज़ नोट डाउन करते जाइएगा। ये क्वेश्चंस स्टेप बाय स्टेप ही होते हैं। तो देखो पहले स्टेप में हमें क्या करना है। देखिए पहले इसको फर्स्ट पार्ट को कर लेते हैं।
फॉर फर्स्ट पार्ट के लिए हम फर्स्ट फिगर को देखेंगे, इन दोनों को भूल जाएंगे। तो इसमें हमें क्या करना है, इसको हमें स्प्लिट कर देते हैं इसको। इसमें हमें चार्जेस कितने, देखिए चार्जेस हमारे पास में 2, तो अभी एक चार्ज को टोटली हम भूल जाएंगे। अब जो बाकी जो बचा हुआ है और जो डिस्टेंस दी हुई है जहाँ पे हमें निकालना है, एज इट इज़ हम डायग्राम को बना लेंगे। ये डायग्राम हमारे पास में बन के नज़र आता है। अब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, वो क्वेश्चन में दी हुई है, अदरवाइज हमें निकालनी पड़ती। 0.05 मीटर होगी। Q1 की वैल्यू कितनी है, Q1 की वैल्यू हम देखेंगे डाटा में। Q1 की वैल्यू दी हुई है 10⁻8 -8 दिस वैल्यू। तो यहाँ पर सबसे पहले हम E निकालेंगे। E का फॉर्मूला निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें अच्छी तरह से पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ/R²। इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं। जैसे ही इसको सॉल्व करते हैं तो जो हमारा E1 आता है 0.36 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। अब नेक्स्ट स्टेप जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो हमें क्या है, इसको डायरेक्शन देनी है। फर्स्ट स्टेप में हमने मैग्नीट्यूड निकाला, उसको डायरेक्शन देनी है। और डायरेक्शन के लिए हम अच्छी तरह जानते हैं कि प्लस चार्ज है कि माइनस है। ये प्लस चार्ज है, 10⁻⁸ लिख रहा है, लेकिन हमें प्लस कहाँ से पता करना है, इसके आगे यहाँ पर। इससे कंफ्यूज मत होइएगा, इसके आगे क्या लिख रहा है, ये कुछ नहीं है, तो दिस इज प्लस। तो 10⁻⁸ एक प्लस का चार्ज है। और प्लस के चार्ज पर हमने पढ़ा हुआ रेडियली आउटवर्ड होती हैं, तो इस जगह पर किधर जा रही होगी, ये इसकी डायरेक्शन ये होगी। तो यहाँ हम इसको EQ1 की डायरेक्शन हम इस तरह से इधर शो करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में सेम काम में क्या करना है, अब इसको भूल जाइए, अब इसको सेकंड पार्ट को करना है। तो यहाँ मैं बनाऊंगा Q2 और यहाँ पर ये पॉइंट बनाएंगे और इस जगह पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे नेक्स्ट पार्ट के लिए। तो अब नेक्स्ट पार्ट को अगर हम देखें इस क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट पार्ट में Q2 हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया। ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक अब इसके लेफ्ट में पड़ रहा है, उसके लिए राइट में पड़ रहा है। तो पॉइंट एज इट इज़ हमें लेफ्ट में ड्रॉ कराना है। डिस्टेंस देखिए पॉइंट का कहाँ है, 0.05। अब ये 0.05 को हमने यहाँ पे लगा दिया। क्वेश्चन में ये पॉइंट A इधर था, तो हमें इसी पॉइंट पर देखना है, किसी और को तो हमें देखना ही नहीं है। तो इस वजह से ये पॉइंट हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। अब इस पर हम E का मैग्नीट्यूड लगा लेते हैं। तो E का मैग्नीट्यूड अगर हम लगाते हैं तो वी गेट दिस। तो जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं तो E = KQ/R²। R देखिए सारी चीज़ों को भूल जाइए, सिर्फ इस पर फोकस करिए। E = KQ/R²। K लगाया 9 × 10⁻⁹। Q कितना लगाया 10⁻⁸। ये Q2 की वैल्यू है -10⁻⁸। तो ध्यान रखना, फोर्स में और इलेक्ट्रिक फील्ड में इस माइनस को हम बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे लगाते समय, ये आप नोट डाल लीजिए। तो यहाँ सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है, हमने मैग्नीट्यूड यहाँ पर ये लगा दिया 10⁻⁸। और इसको जैसी वैल्यू को कैलकुलेट की तो हमारी आई 0.36 × 10⁵। अब हमें इसका काम है डायरेक्शन देने का। तो डायरेक्शन देने के लिए हमें तलाशना है कि ये जो Q2 है प्लस है या माइनस है। तो क्योंकि ये माइनस है, अब यह माइनस का काम हमारा आएगा। ये माइनस है, ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर एरो हमारा किधर की तरफ जाएगा, ये इसकी तरफ आएगा। याद रखिए रेडियली इनवर्ड होती हैं, इस पर अंदर की तरफ आती हैं, तो इस पॉइंट पर ऐसे EQ2 अंदर की तरफ आ रही होगी। तो अब इसको यहाँ जो हमने बनाया, अब इन दोनों जो हमने बनाई थी उसको एज इट इज़ कंबाइन करके यहाँ पर शो कर देते हैं। तो देखिए उसके लिए हमारी EQ1 ये एरो आया था हमारा, दिस इज EQ1। और EQ2 का एरो अगर मैं यूँ लगाता हूँ तो दिस इज रॉन्ग। EQ2 का एरो भी इधर की तरफ ही आना है। ये इधर की तरफ क्यों आना है, क्योंकि ये एरो हमारा EQ2 का इसकी तरफ है। दिस वन इज EQ2। अब आपके मन में कन्फ्यूजन हो, आप किसी को भी आगे पीछे रख दीजिए, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। इसको आप आगे पीछे कर सकते थे, लेकिन हमें सिर्फ एरो की डायरेक्शन देखनी है। तो दोबारा देखो एरो को, Q1 का एरो इससे अवे, ये इससे अवे जा रहा है Q1 का एरो, और Q2 का एरो इसकी तरफ, तो इसकी तरफ आ रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमारा जो E नेट निकालना है, वो E नेट इस पॉइंट पर क्या होगा, इनका मैग्नीट्यूड्स को हमें ऐड करना विद एरोज देखते हुए।
तो एरोज देखते हुए अगर हम देखें तो दोनों एरो एक ही दिशा में है कि नहीं है, तो दोनों एरो एक ही दिशा में है, तो यहाँ दोनों को जोड़ देना। अगर ये एरो हमें अपोजिट मिलते तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब ये दोनों एरोज हमें एक ही दिशा में दिख रहे हैं, तो हम इसको ऐड करके आंसर हमारा 7.2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। और टुवर्ड्स राइट, ये एरो किधर जा रहा है हमारा, राइट की तरफ जा रहा है। तो इस पॉइंट पर हमारा फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया और यहाँ पर हम आंसर लिख सकते हैं। इसका हमारा आंसर क्या है फाइनल, 7.2 × 10⁴ टुवर्ड्स राइट। अब इस पार्ट को देखते हैं। तो अगेन यहाँ EB नेट निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करते हैं। पहले Q1 को ले लेते हैं, कोई सा भी आप ले सकते थे, पहले Q1 से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ हम Q1 लगाते हैं और इससे कितनी दूरी पर हमें पॉइंट तलाशना है। यहाँ पर देखिए इसके लेफ्ट हैंड पर ये पॉइंट आ रहा है B और ये दूरी है 0.05। तो यहाँ हम EQ1 सबसे पहला काम हमें EQ1 का मैग्नीट्यूड निकालने का, मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। KQ/R², 9 × 10⁹। Q की वैल्यू वही रहेगी जो क्वेश्चन में दी हुई है, 10⁻⁸, 10⁻⁻8 R² 0.05 × 0.05। यहाँ ध्यान रखिए R ये दूरी हो जाएगी, इससे चार्ज से दूरी ये, और क्वेश्चन में ये दूरी अगर आप देखें तो 0.05 हमें नज़र आती है। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं सो वी गेट 0.36 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। अब मैग्नीट्यूड निकाल दिया। अब दूसरा काम हमारा क्या है, यहाँ पर डायरेक्शन देना। तो डायरेक्शन आप मुझे बता सकते हैं इसमें किधर जा रही होगी, इस पॉइंट पर लेफ्ट और राइट, रेडियली आउटवर्ड अवे। तो डेफिनेटली इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी। ये डायरेक्शन यहाँ पर हम इस जगह पर, इस डायरेक्शन को यहाँ EQ1 हम इस जगह पर लिख सकते हैं। अब ये ऐसे ही हमने इस जगह पर EQ1 लिखी, तो चाहे तो इस जगह पर हम EQ1 यहाँ पर भी शो कर सकते थे। दिस इज EQ1, इस डायरेक्शन में हमने यहाँ पर इस पॉइंट के लिए यहाँ इधर शो कर दिया है एरो। अब इस चार्ज के लिए लेते हैं। तो देखिए चार्ज बनाया हमने Q2 यहाँ, इसको भूल जाएंगे, टोटली इसकी ज़रूरत नहीं है। अब सिर्फ पॉइंट को लगाएंगे, यहाँ पॉइंट लगा दिया हमने और ये डिस्टेंस देखेंगे। अब ये डिस्टेंस देखिए कितना नज़र आता है। ये डिस्टेंस हमें नज़र आता है यहाँ से यहाँ तक 0.1 और यहाँ 0.05। तो ये डिस्टेंस हो गया हमारा 0.1 + 0.05। तो यहाँ जैसे इस वैल्यूज को पुट करते हैं हम, तो इनका सम हो जाता है 0.15। अब ये दूरी हो गई हमारी 0.15 मीटर में। तो जैसे इन वैल्यूज़ को लगाते हैं तो 9 × 10⁻⁹ और Q2 हमारा कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, माइनस का 10⁻⁻8। अब यहाँ माइनस नहीं लगाना हमें, फॉर्मूला मैग्नीट्यूड लगाते समय माइनस हटा दिया हमने। और यहाँ पर जैसे ही इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो वी गेट। दूसरा काम हमारा हो जाता है इस जगह पर डायरेक्शन देना। तो आप मुझे बताइए अब यहाँ चार्ज कैसा है, ये माइनस, और माइनस के लिए रेडियली इनवर्ड। तो इसमें डायरेक्शन आप मुझे बता सकते हैं किधर की तरफ होगी, इस पॉइंट पर अंदर की तरफ। तो ये EQ2 हो जाएगा। हम चाहें तो इस EQ2 को अंदर की तरफ इस जगह पर EQ2 दिखा सकते हैं। अब दोनों एरोज देखो, अब ये दोनों एरोज इस पॉइंट पर अपोजिट जा रहे हैं, एक ही लाइन पर और अपोजिट जा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो E नेट होगा, आप डेफिनेटली क्या कहोगे, एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम इसमें से किसी एक में से किसी भी दूसरे को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसको 10⁵ है, ये 3 है, तो इसको 10⁵ बना लेते हैं। तो वी गेट 10⁻², 0.36 मीन्स 36 × 10⁻³ -4 × 10⁻³। और जब इसको सॉल्व करते हैं 36 - 4 मीन्स 32 × 10⁻³। और अगर आपको 10⁻⁴ में आंसर देना है तो इसका आंसर हो जाएगा 3.2 × 10⁻⁴। 4 में क्यों दे रहे हैं, अगर आपको आंसर बुक से मैच करना है तो, अदरवाइज यहीं पर भी ये सही हो जाता। 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम, और ये E नेट हमारा कहाँ पे निकल के आया, इस B पर। तो आप मुझे बता सकते हैं इसकी ओवरऑल डायरेक्शन किधर जा रही है। हमने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया है, तो ये इसकी डायरेक्शन के हिसाब से हमारी ये जो डायरेक्शन है वही आ रही है। तो विच वन इज़ ग्रेटर, EQ1 अगर ग्रेटर है
तो इसकी नेट डायरेक्शन भी किधर की तरफ आएगी, इधर की तरफ आएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं टुवर्ड्स लेफ्ट। ये आपकी समझ में नहीं आया, दोबारा से ध्यान से देखो। इसकी वजह से इधर किसका, इसकी वजह से इधर गया है, तो ओवरऑल किधर गया, जो बड़ा था। तो बड़ा कौन सा था, EQ1। तो हमने कैसे पहचाना EQ1 बड़ा था, क्योंकि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये पॉजिटिव आया। इसका मतलब दिस वन इज ग्रेटर, तो ये ग्रेटर है, तो इसी की दिशा में इसकी नेट डायरेक्शन होगी। अब थर्ड पार्ट को देखते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर हमें कैलकुलेट करनी है। दिस इज पॉइंट C। डिस्टेंसेस देखिए, यहाँ पर ये डिस्टेंस दे रखा है 0.1 मीटर का, यहाँ से यहाँ तक का, और ये डिस्टेंस भी 0.1 मीटर का दे रखा है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, दोबारा जो पहले प्रोसेस किया था वैसे ही करेंगे। Q1 को लेंगे, इसको भूलेंगे, और बिल्कुल एक लाइन यहाँ पर इस तरफ, यहाँ 0.1 मीटर इस जगह पर EQ1 निकालते हैं। फॉर्मूला लगाएंगे Q1 ओवर R स्क्वायर। K की वैल्यू पुट करेंगे 9 × 10⁻⁹। Q1 देखिए, Q1 क्वेश्चन में वही है, 10⁻⁻8 लेंगे। R स्क्वायर ये दूरी, अब ये वाली डिस्टेंस चाहिए हमें, सब भूल जाएंगे, हमें जिस पॉइंट पर चाहिए वही डिस्टेंस चाहिए। ये डिस्टेंस निकल के आती है 0.1 × 0.1, और जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो वी गेट 9 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ये मैग्नीट्यूड हो गया। अब हमारा काम क्या है, डायरेक्शन देने का। डायरेक्शन देने के लिए इसको देखेंगे कैसा हमारा प्लस है माइनस है। दिस इज प्लस, आगे देखिए इसके प्लस लग रहा है, ये प्लस है, और इससे रेडियली आउटवर्ड निकल के जाती है। तो इस जगह पर किधर जा रही होगी, बिल्कुल इस लाइन के अलोंग ऐसे। दिस वन इज EQ1। ओके, अब नाउ विल टेक Q2। यहाँ पर Q2 के लिए लेते हैं, तो इस जगह पर हम Q2 बना लेते हैं सेपरेट, यहाँ पर बना लेते हैं। चलिए इधर Q2 बना लेते हैं, और Q2 के लिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखिए, इसको भूल जाएंगे। ये पॉइंट C यहाँ मार्क कर लेते हैं। इस Q2 की डिस्टेंस देखिए, ये Q2 की डिस्टेंस है हमारे पास में 0.1। तो जैसे ही इसकी डिस्टेंस आती है तो हम EQ2 लगाते हैं। EQ2 कितना हो जाएगा, अगेन Q1 ओवर Q2 ओवर R स्क्वायर लगाएंगे। तो यहाँ K की वैल्यू होगी 9 × 10⁻⁹, और Q2 कितना होगा, Q2 दे रखा है 10⁻⁻8 माइनस के साथ में, और E मैग्नीट्यूड निकालते समय हम इसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, तो हम इसको 10⁻⁸ लिखेंगे। और यहाँ पर R स्क्वायर 0.1 × 0.1, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो अगेन सेम है, तो वी विल गेट 9 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। अब यहाँ पर हमें इसकी क्या है, डायरेक्शन देनी है। डायरेक्शन देने के लिए देखो, हम अगर मैं इस Q2 को थोड़ा सेपरेट बना देता हूँ, इसको Q2 यहाँ पर लिख लेता हूँ, और ये पॉइंट हमारा यहाँ 0.1, ये 0.1 मीटर दूरी पर है, और ये हमारी इस तरह से फिगर बनती है। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे डायरेक्शन इसकी EQ2 की आपको क्या नज़र आ रही है, हमेशा इस लाइन के अलोंग ही होगी डायरेक्शन। तो रेडियली आउटवर्ड है, रेडियली इनवर्ड है, क्यों, क्योंकि ये माइनस का निशान है। माइनस का निशान है तो इसकी डायरेक्शन किधर आ रही है, ये इस दिशा में EQ2 होगा। यहाँ थोड़ा सा बी केयरफुल, यहाँ पर आप थोड़ा सा अपने को ध्यान से देखते हुए डायरेक्शंस, अगर आपने गलती कर दी तो सारा आंसर गलत हो जाएगा। Q1 की डायरेक्शन देखो, रेडियली आउटवर्ड इस लाइन पर हमने इधर बनाई। Q2 की डायरेक्शन इस लाइन पर इधर की तरफ हमने EQ2 की डायरेक्शन बना दी। तो जैसे ये डायरेक्शन बनती हैं, अब जरा देखते हैं यहाँ पे E नेट क्या हो जाएगा। E नेट के लिए हम अब इनको सिंपल ऐड तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपको याद हो पिछली फिगर को देखते हैं, इन दोनों में अगर आप देखें, इन केसेस में ये लाइन के अलोंग ही मिल रही है हमें डायरेक्शन, ये एक ही लाइन के अलोंग मिल रही है, बिल्कुल एक ही लाइन पर। ऐसे यहाँ पर भी देखें आप, ये एक ही लाइन के ऊपर हमें मिल रही है। लेकिन इस केस में किसी भी हाल में एक लाइन पर नहीं है, यहाँ दो लाइन हो गई, एक इसकी एक इसकी, तो एक लाइन पर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में E का फॉर्मूला आप अच्छी तरह से ध्यान रख लो, जब भी हमें ये इस तरह से मिलती हैं, एक लाइन पर नहीं मिलती हैं, तो उसका फॉर्मूला देखो, उसका फॉर्मूला होगा अंडर रूट लगाना E नेट के लिए, और पहला वाला जो है कोई भी एक ले लेना, पहला या दूसरा, EQ1 ले लेना, उसका स्क्वायर करना, प्लस EQ2 ले लेना,
इसका स्क्वायर करना प्लस 2EQ1 EQ2 और कॉस लगाना और एंगल देखना इन दोनों के बीच में कितना है, वो एंगल यहाँ पर भी फिलहाल मैं थीटा लिख देता हूँ। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक फॉर्मूला है कि जब भी हमें फोर्सेस या चार्जेस इंक्लाइंड मिलते हैं तो हमें क्या करना है, जो उनका रिजल्टेंट होता है वो लगभग बीच में से निकल के आता है और उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो देने का फॉर्मूला होता है वो ये होता है, एक का स्क्वायर करना दूसरे का स्क्वायर करना प्लस 2EQ1 EQ2 कॉस थीटा। अब यहाँ पर थीटा कितना होगा ये हमारा निकालने का काम अभी रह गया है। तो देखो जरा इसमें, क्योंकि ये जो हमारा ओरिजिनल जो ये डिस्टेंस थी ये भी 0.1 है, ये भी 0.1 है, ये भी 0.1 है, इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है और इसमें सारे एंगल कितने होंगे, 60 डिग्री के होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। तो ध्यान दो, जब ये एंगल 60 डिग्री का हो जाएगा तो इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ मैं। अब ये स्ट्रेट लाइन बन गई है यहाँ पर, ये एंगल कितने का हो जाएगा, ये एंगल भी 60 डिग्री का हो जाएगा। तो जब ये एंगल 60 डिग्री का हो जाएगा तो ये पूरी लाइन के अलोंग ये एंगल जो हमारा रिक्वायर्ड है ये कितने का हो जाएगा, 120 का हो जाएगा, क्योंकि पूरी लाइन का एंगल 180 होता है। तो यहाँ थीटा भी हमारा निकल के आ गया, थीटा इक्वल्स टू 120 हो गया। EQ1 हमारे पास में ये, EQ2 ये, इन वैल्यूज़ को यहाँ पर लगाते हैं। तो ये वैल्यू हमने लगाई, इसका स्क्वायर कर दिया EQ1 का, EQ2 का स्क्वायर कर दिया और EQ1 EQ2 इसका स्क्वायर करके लिख दिया और थीटा इक्वल्स टू 120 हमने यहाँ पुट किया। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाता है हमारा अंडर रूट में 2 × 9 × 10⁻³ का होल स्क्वायर प्लस cos 120 की वैल्यू याद रखनी, cos 120 की वैल्यू हमें लगानी है -½ तो जैसे ही इसको लगाएंगे -½ ये हाफ से ये हाफ कैंसिल आउट होगा तो विल गेट, खाली हमारे पास में बचा रहेगा -9 × 10⁻³ का होल स्क्वायर, ये 2 और ये इसका 1/2 ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस ये सामने हमने ले लिया। तो जब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो विल गेट 9 × 10⁻³ का होल स्क्वायर, ये 2 है ये 1 है, सब्ट्रैक्ट होके, और जैसे ही इसको बाहर निकालते हैं तो वी गेट 9 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ये हमारा ई नेट होगा एट ए और इसकी डायरेक्शन किधर आ रही है, टुवर्ड्स राइट आ रही है। ध्यान रखना ये एरो इधर, ये एरो इधर, तो इसका एरो इसके बीच में इधर आएगा। तो यहाँ हम इसकी डायरेक्शन को शो कर सकते हैं, इट इज़ ई नेट, और यहाँ इसकी डायरेक्शन जो हमारी आ रही है, जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो इतना आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने इस क्वेश्चन को स्प्लिट करके किया है, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे ये आपको 1-2 बार में क्लियर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को हम आगे और देखेंगे कि डाइपोल से भी हम एक डाइपोल का डेरिवेशन करेंगे, उससे भी इस क्वेश्चन को हम आसानी से बहुत जल्दी से कर सकते थे। एक बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन को लेते हैं। ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज -q एंटर्स द रीजन बिटवीन 2 चार्ज प्लेट्स इनिशियली मूविंग अलोंग x एक्सिस। तो शुरुआत में x एक्सिस के अलोंग मूव करता हुआ एक पार्टिकल लेते हैं और उसकी वेलोसिटी vx है, x दिशा में ही है वेलोसिटी, ध्यान रखिएगा। और इसमें आगे लिख रहे हैं कि इसका जो चार्ज है -q है, यानी माइनस चार्ज है इसका। और जैसे ही इसको लेते हैं तो इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि लाइक पार्टिकल 1 फिगर 1.33। तो जैसे ही ये पार्टिकल इसमें एंटर होता है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा ऊपर से नीचे होगी, प्लस से माइनस की तरफ, और ये जैसे इस पे एंटर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसके ऊपर F = QE से एक फोर्स लगाएगी। अब आप मुझे बताइए फोर्स किस दिशा में लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगानी है। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव है। तो जैसे अपोजिट डायरेक्शन लगेगी तो ये धीरे धीरे चलता हुआ ये इस तरह से ये कर्व में और ये यहाँ पर पहुँचने वाला है। और ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस जो दे रखा है ये L दे रखा है। तो हमसे ये पूछा गया है कि यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये कितना इसने ट्रेवल किया है। ये डिस्टेंस मतलब ये यहाँ पर एंटर हुआ था और यहाँ तक जाते जाते इसको, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तो ये कैसे जाता, ऐसा जाता, ये ऐसा सीधा निकल जाता।
और इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में ये इतना इस अपने पोजीशन से कितना डेविएट हुआ, ये डिस्टेंस हमसे इस क्वेश्चन में पूछी गई है। दिस डिस्टेंस वी हैव टू कैलकुलेट। अब इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम डिस्टेंस के लिए अच्छी तरह से जानते हैं एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। और इसमें ए जो है हमें सेलेक्ट करना पड़ता है कि ए जो है किस फोर्स से आया है। तो इसमें हम समझ सकते हैं कि जो क्यू ही है उससे ही इसको एम ए मिला होगा। तो इसमें ए की वैल्यू जो हमारी आती है क्यू ई ओवर एम आती है। अब देखो, अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि ये पार्टिकल जो है हॉरिजॉन्टल भी चल रहा है और साथ में वर्टिकल भी मूव कर रहा है। तो ये डेफिनेटली एक प्रोजेक्टाइल टाइप का मोशन हो गया कि ये हॉरिजॉन्टल भी जाता है और वर्टिकल भी जाता है। तो हमें ये दोनों इक्वेशन सेपरेट लिखनी है, एक जैसे हम प्रोजेक्टाइल में करते थे, एक हॉरिजॉन्टल के लिए एक वर्टिकल के लिए। पहले इस इक्वेशन को हम लिख लेते हैं हॉरिजॉन्टल के लिए। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है एस एच इज इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनिशियल यू एक्स इंटू टाइम प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल मीन्स एक्स इंटू टी स्क्वायर। अब जरा देखें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अब यहाँ गया है, यहाँ से यहाँ तक कितना ट्रेवल होता है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसका एल है। तो आप ध्यान रखिए, आपको ये जा ऐसा रहा है, नीचे की तरफ मुड़ रहा है, लेकिन यहाँ अगर हम गौर से देखें तो यहाँ से यहाँ तक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है इसका। तो हमें इसको स्प्लिट करना है दो में, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। तो सिर्फ अब हॉरिजॉन्टल को देख रहे हैं इस समय, वर्टिकल मूवमेंट को हम देख ही नहीं रहे, हम इसको कंसीडर कर रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक आया। तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में डिस्टेंस देखिए, हॉरिजॉन्टल कितनी ट्रेवल की है इसने, एल। इसका यू एक्स इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे जीरो मत कर देना, इसमें लिख रहा है कि इनिशियली ये वी एक्स से आया है। तो यहाँ वी एक्स इंटू टी प्लस, अब मुझे बताइए इस क्वेश्चन में ए एक्स कितना है, क्या ए एक्स इतना है इसमें? गौर से देखिए, अगर एक्सीलरेशन हॉरिजॉन्टल इतना होता तो ये नीचे नहीं जाता, इसके अलोंग जा रहा है, तो डेफिनेटली दिस इज नॉट ए एक्स। यहाँ पर ए हॉरिजॉन्टल इसके ऊपर कोई भी नहीं है इस क्वेश्चन में। ए हॉरिजॉन्टल कितना है, जीरो है। प्रोजेक्टाइल में ध्यान करो, प्रोजेक्टाइल में जब हम बनाते थे तो हॉरिजॉन्टल इसमें एयर का और उसका रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल मानते हुए हम इसको जीरो कर देते थे। यहाँ इस एक्सीलरेशन से नीचे गया, ये फोर्स किस दिशा में लगी है, ये फोर्स जो है क्यू ई इसको किधर ले जा रही है, इसको नीचे ले जा रही है, ऐसे इसके अपोजिट, ई के अपोजिट ऐसे ले जा रही है। तो इसका मतलब ये एक्सीलरेशन भी किधर लगा होगा, वर्टिकल लगा होगा। ये थोड़ा सा आप अच्छी तरह से इस क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा। और यहाँ ए एक्स कितना है, ए एक्स इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, यहाँ पे एयर नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई फोर्स नहीं है। तो इसका मतलब ए एक्स हमारा इसमें कितना मानना है, हमें जीरो मानना है। तो ये जो इसमें जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम t की वैल्यू निकालते हैं तो t हमारे पास में आता है L अपॉन वी एक्स इज इक्वल्स टू टी हो जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन में अब हम वर्टिकल की बात कर लेते हैं। तो S वर्टिकल लिखते हैं, यहाँ U वर्टिकल इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए वर्टिकल इंटू टी स्क्वायर। अब जरा देखो ये S वर्टिकल क्या है, यही तो है ये डिस्टेंस जो हमें कैलकुलेट करना है। तो इसको तो S वर्टिकल ही छोड़ देते हैं। अब जरा U वर्टिकल मुझे बता सकते हो इसमें कितना होगा? ध्यान दो, U वर्टिकल इनिशियल वर्टिकल, तो इसमें क्यों वर्टिकल मूवमेंट था इनिशियली? नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल आया। तो इनिशियल वर्टिकल मूवमेंट को हम क्या करेंगे यहाँ पे, जीरो। ये कितना हो जाएगा, जीरो। ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल ऐसे आया है, ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल आया है, इसमें जरा भी वर्टिकल मूवमेंट नहीं है। तो जैसे इसको हम जीरो करेंगे तो यहाँ पर प्लस हाफ ए वी की वैल्यू हमने यहाँ निकाल दी, क्यू ई अपॉन एम इंटू टी स्क्वायर। और यहाँ पर एस वी जो हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ इंटू क्यू ई अपॉन एम, और टी की वैल्यू यहाँ से उठा के रखते हैं एल स्क्वायर ओवर वी एक्स स्क्वायर। तो ये जो हमारा पहला पार्ट इस क्वेश्चन का, वी आर डन विद इट। इसमें ये हमसे प्रूव कराने की बोल रहे थे, एंड दिस वी हैव प्रूव्ड। अब इसके नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। इसमें कहा गया है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तो मोशन अंडर ग्रेविटी में अगर ये मूव कर रहा होता तब क्या होता। तो देखो
यहाँ पर हमने इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा दिया, चार्जेस हट गए। तो जैसे ही ये चार्ज जो एंटर किया होगा, इसका मास है m। अब ग्रेविटी के लिए हमें q की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। q कब चलती है? F इजिकल्स टू क्यू ई, जब E हो, और F इजिकल्स टू एम जी की वजह से हमें m की रिक्वायरमेंट है, तो हम यहाँ पर m लेके चलेंगे। तो जैसे ही इसमें m लेके चलेंगे, ये एंटर ऐसे हुआ तो mg इसको नीचे की तरफ एक्ट कर रही है और ये धीरे 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 करके इसको नीचे की तरफ लेके आएगी। और जब ये नीचे लाएगी तो देखो, सपोज ये डिस्टेंस जो है ये इसको ऐसे जाता, अगर जी नहीं होती तो सीधा निकल के जाता, लेकिन अब ये कितना ट्रेवल हो गया है? वाई डिस्टेंस ट्रेवल हो गया। तो इसमें इक्वेशन लिखते हैं हम, एस इजिकल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे। अब इस इक्वेशन में भी हमें इसको दो में डिवाइड करना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ये ध्यान रखिए, ये डिस्टेंस है हमारी एल। तो पहले वर्टिकल को देख लेते हैं। वर्टिकल के लिए कितना ट्रैवल हुआ है? ये वाई, और यहाँ पर इसको वर्टिकल के लिए यहाँ पर यू भी हमें क्या लिखना पड़ेगा? यू वर्टिकल इंटू टाइम प्लस हाफ इंटू वर्टिकल डिस्टेंस कितना, वर्टिकल ए कितना लगता है? जी इंटू टी स्क्वायर। जैसे इस वैल्यूज को लगाते हैं तो वी गेट वाई इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ ध्यान रखिएगा यू वर्टिकल इज जीरो। इनिशियली ये वी एक्स से ही चल रहा है, इसलिए यू वर्टिकल जीरो हो जाता है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। अब हॉरिजॉन्टल के लिए इसको लगाते हैं तो एस हॉरिजॉन्टल इज इक्वल्स टू, इसमें यू एक्स लिख लेते हैं हॉरिजॉन्टल, टी प्लस हाफ ए हॉरिजॉन्टल इंटू टी स्क्वायर। अब देखो जरा, एस हॉरिजॉन्टल कितना ट्रेवल हुआ है? यहाँ से यहाँ तक ये एल ट्रेवल हुआ है हॉरिजॉन्टली। तो एल इज इक्वल्स टू यू एक्स। आप मुझे बताएंगे यू एक्स कितना हो जाएगा? यहाँ पे इनिशियली वी एक्स हो जाएगा, तो ये वी एक्स लिख लेंगे इंटू टी, और ये वाला पार्ट ए एक्स जीरो, क्योंकि जी तो सिर्फ नीचे की तरफ रख रहा है, इसमें एक्सीलरेशन हॉरिजॉन्टल जीरो है। तो यहाँ से हम टी की वैल्यू उठा के इसमें डालेंगे। तो लेट अस डू दिस। तो वी गेट टी इज इक्वल्स टू एल अपॉन वी एक्स, और ये जितने टाइम में नीचे आया उतने टाइम में ये यहाँ तक पहुँचा होता। तो दिस टी यहाँ पर हम इसमें पुट अप करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जैसे इक्वेशन फर्स्ट में इसको पुट करते हैं तो वी गेट वाई इज इक्वल्स टू हाफ जी टी मीन्स एल स्क्वायर ओवर वी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस जो हमारा आता है वर्टिकल, वो आता है इतना। और अगर हम इसको कंपेयर करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो ये देखिए लगभग सेम रिजल्ट हमें नज़र आ रहा है। ये y है, यहाँ पर वर्टिकल डिस्टेंस है, ये इसको y लिख सकते थे, यहाँ हमने इसको y लिखा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर इसको हम g लिख सकते हैं। तो इट मीन्स g इज इक्वल्स टू क्यू ई ओवर m। तो ये कंपैरिजन हमसे पूछा था क्वेश्चन में कि अगर ग्रेविटी में होता तो ये कितना मूव करता। तो हमने दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मूवमेंट और ग्रेविटी का मूवमेंट वी हैव डन। क्वेश्चन नंबर 34 एनसीईआरटी एडिशनल का, जस्ट गो थ्रू इट। इस क्वेश्चन में जो दिया गया है वो इस ट्रेजेक्ट्री के ऊपर दिया गया है कि सपोज यहाँ पर जो वेलोसिटी वी एक्स से एंटर करता है कोई नेगेटिव चार्ज, वो इस तरह से चलता हुआ यहाँ पर जो एस वी जो वर्टिकल डिस्टेंस था वो जो निकल के आता था वो हमने निकाला था एस वी इज इक्वल टू हाफ क्यू ई एम एल स्क्वायर ओवर वी एक्स स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में जो तो बोला गया है कि इसमें कहा गया है कि ये इलेक्ट्रॉन है, तो अब की बार हम इस पार्टिकल को हम ले लेते हैं, ट्रीट करेंगे इलेक्ट्रॉन, और ये यहाँ प्लेट पर कितनी दूरी पर स्ट्राइक करेगा ये पूछा गया है। और इसमें हमें एज्यूम करना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है अब की बार बिल्कुल सेंटर से इसमें अंदर एंटर किया है इसने। यहाँ पर ये थोड़ा ऊपर से है, यहाँ इस जगह पर हमने इसको सेंटर से किया है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो y था, ये जो एस वी था, उसको हम रिप्लेस करेंगे y, उसको हम लिखेंगे इसको d/2। ये कितना ट्रेवल किया है इसने? d/2 ट्रेवल किया है। और यहाँ l को हम लिख लेंगे x, ये x दूरी पर ये इतना इसमें जाएगा। अब ये पूछा गया ये x कितना होगा, और इस क्वेश्चन में जो वैल्यूज जो गिवन है
ये d/2 कैलकुलेट किया है हमने, वो आ जाएगा 0.25, क्यों सेपरेशन इसमें इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है प्लेट्स का वो 0.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। साथ में जो एंटर करने की इसकी स्पीड है Vx वो दी हुई है 2 × 10⁶। इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसमें लग रही है, डेफिनेटली इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ने ही इसको डिस्प्लेस किया है अपनी इस हॉरिजॉन्टल पोजीशन से। वो E की जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 9.1 × 10⁻², और मास जो है इलेक्ट्रॉन का मास है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, वो 9.1 × 10⁻³ kg। तो हम अपने इस फॉर्मूला में, ये जो फॉर्मूला है जो हमने निकाला हुआ है S, इसमें इसको d/2 प्लेस कर लेते हैं और यहाँ पर L को x कर लेते हैं और सारी वैल्यूज यहाँ पुट अप करते हैं, और यहाँ x कितना आता है, दिस वी हैव टू फाइंड। सो लेट अस डू इट। तो जैसे हमने इस वैल्यूज को यहाँ पर प्लग इन किया, तो ध्यान रखिए 20 सेंटीमीटर है, ये हमने इसको मीटर कन्वर्ट कर दिया, और Q 1.6 × 10⁻⁹, और ये x हमें कैलकुलेट करना है। तो ये सारी वैल्यूज जो हमने जैसे ही हमने इसमें पुटअप की, तो x² जो हमारा आता है, वी गेट दिस। जब हम इसको सॉल्व करेंगे और जब इसका अंडर रूट लेते हैं, तो अंडर रूट में स्क्वायर रूट जो इसका लेंगे, तो दिस वन वुड बी 1.1 × 10⁻² = x, और ये हम सब इसका कन्वर्जन कर चुके हैं, तो दिस इज इन मीटर, और इसको सेंटीमीटर बनाने के लिए हम वी कैन डू मल्टीप्लाइड बाई 100, तो 1.1 × 10⁻² × 10⁻² x, and this one is 1.1 सेंटीमीटर। सो आवर रिक्वायर्ड आंसर, ये जो इस शीट पर जो ऊपर जो चल रहा होगा, ये x = 1.1 सेंटीमीटर तक पर जाके ये यहाँ से चलता हुआ स्ट्राइक करेगा। तो अब हम आते हैं कंपैरेटिव प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर। ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं और ये पोस्ट कर सकते हैं आप टेलीग्राम ग्रुप पर। इसके सॉल्यूशंस अगर आप पर नहीं होते हैं तो वेट एंड वॉच नेक्स्ट वीडियो में PDF में आपको लिंक दूंगा, जिसमें इसके सॉल्यूशंस में आपको दे दूंगा। अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो प्लीज़ आप सबमिट करिए। नेक्स्ट टॉपिक हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, वॉच कीजिए। थैंक्स फॉर स्पेंडिंग टाइम विद मी। इट्स कपिल शर्मा टेकिंग बाय फॉर नाउ।